हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा आईपीओ आ रहा है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का। अभी ये आईपीओ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इसके फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने ऑब्वियसली कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करा है इस वीडियो के रिगार्डिंग, और उसके बाद ये कंपनी मुझे पर्सनली पसंद भी आई है। तो डेफिनेटली इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। बट क्या है कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, आईपीओ की डेट्स क्या है, कितने पैसे कंपनी उठा रही है और क्यों पैसे उठा रही है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। डेफिनेटली उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, उसके बाद इसका पीयर एनालिसिस भी करेंगे। तो इससे हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से कंपनी के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस। तो चलिए हम लोग पहले तो आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी ये आईपीओ शुरू होगा 27 मई के दिन और ख़त्म होगा 29 मई को। अलॉटमेंट होगी 30 तारीख के आसपास। जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है 2 जून को उसके डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है उसी दिन पे लोग का जो भी रिफंड का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और 3 जून के दिन स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, और जो प्राइस बैंड है काफ़ी अच्छा प्राइस बैंड है, 95 to 105 का प्राइस बैंड है। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पर है। अगर अप्लाई करना है तो 105 पर अप्लाई करेंगे, 104.9 पर भी अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी भी कोई भी आईपीओ हो इस पर ध्यान रखना, जो हायर प्राइस रहेगा उसके ऊपर ही अप्लाई करना है, या तो फिर जो कट ऑफ प्राइस होता है ना आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे, कट ऑफ प्राइस का एक चेक बॉक्स होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देने का, सिंपल। ठीक है। लॉट साइज़ की बात करूँगा तो 142 शेयर्स का लॉट साइज़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो लॉट साइज़ है डेफिनेटली। और अगर हम लोग इशू साइज़ की बात करेंगे तो सिर्फ 168 करोड़ चाहिए, और पूरा का पूरा 100% ये फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के पास पूरा का पूरा पैसा जाएगा। प्रमोटर अपना माल बेच के नहीं जा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव बात होती है ये कोई भी आईपीओ के लिए। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी कोटा के हिसाब से, तो 50% क्यू को मिला है, 35% रिटेल के पास है और 15% एच के पास है। ठीक है। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो। जैसे ही आप 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन हो जाएगी वैसे ही आप एच कैटेगरी में आ जाओगे। एच कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड आपका नहीं होता है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर के पास पूरा 100% स्टेक है, और आईपीओ के बाद 72.82% आ जाएगा, जो कि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से भी मेट कर रहा है। तो अभी तक तो फिलहाल आईपीओ जितना भी मैंने अभी तक देखा है ये डेफिनेटली अच्छा यहाँ पर लग रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर कंपनी के बारे में जान लेते, तो इससे हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कंपनी का करती क्या है और क्या बिजनेस में या कौन से इंडस्ट्री में है। तो कंपनी शुरू हुई थी 2008 में। ठीक है। अभी ये इंडियन कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट नोन एज पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये एनर्जी और पावर सेक्टर में आ गई है। ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चर वेरियस पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट्स इंक्लूड यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी पैक्स एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। ठीक है। तो ये जितने भी यूपीएस इन्वर्टर बैटरी सब होती है, लोग सब लोग उसमें डील करते हैं। कंपनी ऑफर्स कस्टमाइज एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन हाउस एंड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। तो ये लोग मतलब खुद भी ये लोग के फैसिलिटी में भी ये लोग बनाते हैं, और साथ ही साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, वो लोग से भी ये लोग मटेरियल्स ये लोग का बनवा के लेते भी है। ठीक है। Additionally, they sell third-party batteries and provide reverse logistics, end-of-life disposal services for UPS systems and batteries and other related products। तो जितने भी बैटरी रिलेटेड जो भी ये लोग का वो है ना, ये लोग वो सब भी करते हैं। थर्ड पार्टी बैटरीज भी ये लोग सेल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई आप हमारी दुकान पे हो तो आप हमारा ही माल लोगे। अगर आपको किसी और का माल पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली मतलब वो थोड़ा बहुत जो भी रहता है, छोटे मोटे खिलाड़ी वो लोग का भी माल लोग बेचते हैं, क्योंकि पैसे कैसा बिजनेस अगर आप करो ना तो आपको मालूम है कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के तो नहीं जाएगा। लेकिन तभी जब आपकी दुकान पे कस्टमर आए आपके, मतलब एक बात बता रहा हूँ, ऑब्वियसली लोग दुकान में तो नहीं बेच रहे, मतलब दुकान से नहीं बेच रहे, बट अगर आपके पास कोई बंदा आया है कुछ लेने के लिए, और अगर आप उसको ऐसे ही भेज दोगे तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ देता है ना, तो इसलिए लोगों को कस्टमर्स को पकड़ना आता है, इससे ये तो चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, द कंपनी ऑल्सो एग्जीक्यूट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया ऑन एन ईपीसी बेसिस। ठीक है। तो ये रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट में भी डेफिनेटली ये लोग का क्या कहते हैं, ये लोग ऑलरेडी इसके अंदर काम करते हैं। सर्विस ऑफ द कंपनी इंक्लूड इंस्टॉलेशन है,
रेंटल ऑप्शन है, आफ्टर सेल सपोर्ट है, वारंटी, पोस्ट वारंटी केयर, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट्स फॉर डाइवर्स कस्टमर। तो डेफिनेटली ये लोग सेल्स और सर्विसेज दोनों पे ध्यान देते हैं। रेंटल ऑप्शंस भी, अगर जैसे मान लो मैंने छोटा मोटा ऑफिस है खोल दिया 3 4 6 महीने के लिए, तो उस पर मुझे पूरा सोलर पैनल नहीं बिठवाना है, बट मुझे रेंटल के हिसाब से लेना है, तो ये लोग वो सब भी करके दे देते हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपनी सर्व डाइवर्स इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एविएशन, रिसर्च, बीएफएसआई, रेलवेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड ऑयल एंड गैस। तो ये लोग इतनी सारी अलग अलग इंडस्ट्री में ये लोग अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हो जाता है कोई भी कंपनी में, क्योंकि डाइवर्स है ना। अगर मान लो कल को अगर एविएशन इंडस्ट्री में कुछ भी पंगा आ गया, तो मेरा इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। कल को अगर डिफेंस में कुछ भी इशू आ गया, या एजुकेशन या रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ भी इशू आ गया, तो भी मेरे पास और 8 10 अलग अलग सेक्टर्स है जिसके अंदर मैं डील करके मैं मेरा बिजनेस रुकेगा नहीं। ठीक है। कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पटना बिहार, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार एंड निगम लिमिटेड। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ ज़्यादा ये लोग डील कर रहे हैं। अभी इसमें ना ये जैसे B2G बिजनेस हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, B2G का मतलब होता है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो ऑर्डर बुक है भरी रहती है, बट कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से कम रहते हैं। बट अगर आपको मैं बताऊँ, इसके प्रॉफिट मार्जिन फिर भी जितना मुझे पता है अच्छा ही है। मैं क्योंकि जितना रिसर्च करता, जितना मुझे याद है, इसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे ही है, बट हम लोग फिर भी देख लेंगे कुछ देर में। ठीक है। As of May 17, 2025, the company operations are supported by 21 branch offices and 2 storage facilities across 18 states and 1 union territory in India. Again, ये भी अच्छी बात है कि 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में है ये लोग, तो मतलब अच्छा खासा एक्सपांड ये लोग ने किया हुआ है। ठीक है। कंपनी के एम्प्लॉयड कितने हैं? 423 परमानेंट स्टाफ मेंबर है और 19 ये लोग के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो ये भी एक नंबर फिलहाल अच्छा है, नंबर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? इवॉल्विंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रीज, और फिर उसके बाद एस्टाब्लिश्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड वाइड कस्टमर बेस, वाइड जोग्राफिकल प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि हम लोग को यहाँ पर दिख ही गया कि जोग्राफिकल ये लोग का वो तो है ही। ठीक है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पोजीशन, वो हम लोग अभी कुछ देर में देखेंगे। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम विद अ कमिटेड एम्प्लॉय बेस। ठीक है। तो ये एक जो लास्ट वाली लाइन है वो भी डेफिनेटली सही है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली स्ट्रेंथ और रिस्क जो बताया उसके अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, और यहाँ पर सिर्फ 3 क्वार्टर का आया है, चौथे क्वार्टर का भी आ जाना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एसेट्स देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ के एसेट्स थे, बढ़कर 150 करोड़ हो गए, फिर 203 करोड़ हो गए, और अभी 230 करोड़ है। तो नंबर्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू 172 करोड़ का था, 232 करोड़, फिर 260 करोड़, और भी यहाँ पर 270 करोड़ है 9 महीने के हिसाब से। तो यानी कि हर एक महीने 30 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। तो ये साल कहीं ना कहीं ये लोग 360 करोड़ के आसपास ये लोग क्लोज करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो लगभग 11 करोड़ का प्रॉफिट है, 19.5 करोड़, लगभग 23 करोड़, और यहाँ पर 22 करोड़ ऑलरेडी लोग ने क्लॉक कर दिया है। तो इस हिसाब से भी लोग 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये लोग कर लेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 7.5% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बनता हुआ आ रहा है। ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 32 करोड़ के रिजर्व्स थे, घटकर 18 करोड़ हो गए, फिर बढ़कर 41.5 करोड़ हो गए, और अभी वापस बढ़कर 64 करोड़ के आसपास हो गए। बोरिंग्स की बात करेंगे तो 3.5 करोड़ के आसपास के बोरिंग, 25 करोड़, फिर 44 करोड़, और अभी 60 करोड़ की बोरिंग्स है। तो जैसे जैसे रिजर्व्स बढ़े, डेफिनेटली बोरिंग्स भी वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी के एक मार्केट कैप की बात करेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 618 करोड़ की कंपनी है, यानी कि माइक्रो कैप में कंसीडर होगी। अभी अगर हम लोग यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ROE बहुत ही अच्छा है, 31.5% का ROE, और साथ ही साथ ROCE 32.5% का ROE और ROCE, इतना ज़्यादा अच्छा नंबर, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव है ये। बाय द वे ROE और ROCE दोनों के ऊपर एक वीडियो है, आप चैनल पर जाकर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.51 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बताऊँ तो 0.8 के नीचे का डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा आपको मतलब हमेशा नहीं, ये मेरा जो क्राइटेरिया है उसके अंदर फिट बैठता है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है। ठीक है। और बाय द वे डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर भी एक वीडियो है, फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट है, आप वो ही जाके देख सकते हो सीधा, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा।
पैट मार्जिन की बात करो तो 8.85 का पैट मार्जिन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा बी टू जी के हिसाब से 4 से 6%, मतलब बी टू बी में ही 4 से 6% पैट मार्जिन में आपको खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, 8 ये लगभग 9 के आसपास है, तो मतलब ये बहुत ही अच्छा पैट मार्जिन है यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इंडस्ट्री के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से 5.34 प्राइस टू बुक वैल्यू एक डिसेंट बुक वैल्यू है। और अगर हम लोग ईपीएस की बात करेंगे तो प्री आईपीओ 5.32 का है, पोस्ट आईपीओ 5.01 का हो जाएगा। पीई रेशियो की बात करो तो प्री आईपीओ 19.75 है, पोस्ट आईपीओ 21 का हो जाएगा। ठीक है, तो पीई रेशियो पीबी रेशियो दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। बट अगर मैं इसको देखूँ तो ये फेयरली वैल्यूड लग रहा है, ना बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ना बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर मैं इसको कहूँ तो फेयरली वैल्यू से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड वाली रेंज में आ सकता है, बट ये ओवर वैल्यूड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है फाइनेंशियल्स के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एकदम सही लग रही है यहाँ पर। चलिए कुछ और एनालिसिस कर लेते हैं, कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। तो यहाँ पर कंपनी पैसे उठा रही है, ये लोग का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये लोग को कुछ बोरोविंग्स भी ये लोग को कम करनी है। साथ ही साथ ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये लोग को एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाई एक्विजिशन करना है अभी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से इसको तो हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स भी। तो ये लोग ऑब्वियसली एक्विजिशन का भी सोच रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी कंपनी को ये लोग एक्वायर करने का सोचेंगे, क्योंकि अभी 170 करोड़ ही उठा रहे हैं। इसके अंदर लोग को वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, ये लोग को थोड़ा बहुत कर्ज भी ये लोग का कम करना है, तो मतलब 50-100 करोड़ में जो भी ये लोग को कंपनी मिल जाएगी वो सब पैसा वैसा देने के बाद तो ये लोग डेफिनेटली वैसे एक्विजिशन करने का सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए पीयर एनालिसिस करते हैं, इससे हम लोग को और समझ में आ जाएगा। अभी अगर पीयर एनालिसिस करेंगे तो ये लोग का सर्वोटेक एक ये लोग का पीयर है और दूसरा सन गार्नर है। ठीक है, अभी सबसे पहले ईपीएस की बात करते हैं। देखिए आप ईपीएस देखो, इसका 5.44 है, इसका देखो 0.5 है, इसका 5.22 है, तो इन तीनों में फर्स्ट रैंक पर आ गया ये। ठीक है, एन ए वी अपना सॉरी पीई रेशियो की बात करेंगे, देखो ये 243 का है, ये 55 का है, और इसका पीई रेशियो कितना था 22 का कुछ था पोस्ट आईपीओ, तभी भी ये वापस फर्स्ट रैंक पर आ गया। पीबी रेशियो इसका कुछ 5 पॉइंट समथिंग समथिंग था। ठीक है, 5.8 पकड़ लेते हैं, मुझे याद नहीं है, हम लोग देखते हैं वापस किधर है। हाँ हम लोग देख लेते हैं, 5.34 है। ठीक है, 5.34 के हिसाब से इसका पीबी रेशियो था, और यहाँ पर देखो ये 11 का पीबी रेशियो है, तो इसके अंदर भी हिसाब से फर्स्ट पर है। तो पीयर एनालिसिस के हिसाब से ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन के हिसाब से समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा अच्छा ये कंपनी यहाँ पर दिख रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लेते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि मैंने स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मेरे फ़ोन में लिख के रखा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखता होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रेंथ लोग की क्या है, डेफिनेटली लोग के जो इतने सारे जो पावर सॉल्यूशंस है, यूपीएस सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरी पैक्स, ये सब ये लोग, और ऊपर से मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को ये लोग दे रहे हैं ना, वो ये लोग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये लोग एक ही साथ सब इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं, और जो जो इंडस्ट्री में इतना सब कुछ जो ये लोग को पावर की जो रिक्वायरमेंट है ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से ये लोग का अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ आया है, एबिटा अच्छा है, पैट मार्जिन अच्छा है, आर ओ सी ई अच्छा है, और इसके कंपैरिजन में इसके पीयर्स से भी अच्छा है। सिर्फ खुद में ही अच्छा नहीं, ये अपने जो बगल में जो इसके पीयर्स है वो लोग से भी ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो, मतलब कुछ कंपनी होती है जिसका आर ओ सी मान लो, जैसे इसका 31-32 का आर और आर ओ सी है, बट इसके पीयर का अगर देखेंगे तो भाई वो 40 और 50 में है। तो ये अच्छा तो है बट अपने पीयर से अच्छा नहीं है ना, वैसा हो जाता है। बट इस मामले में तो भाई ये खुद में भी अच्छा है, और इसके जो कॉम्पिटिटर है वो लोग से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग यहाँ पर जो मैंने इधर जो एक ये लोग ने जो इधर बताया था कि भाई कंपनी के प्रमोटर्स का जो अगर यहाँ पर हम लोग ऊपर देखेंगे, ये वाली लाइन, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम विद अ कमिटेड एम्प्लॉय बेस, तो अगर देखेंगे लोग के प्रमोटर का 16 साल 17 साल के हिसाब से अच्छा एक्सपीरियंस है सेम इंडस्ट्री में, पावर सोल्यूशन इंडस्ट्री में। और ये लोग का जो क्या कहते हैं जो लीडरशिप टीम है ना, वो ये लोग का डोमेन में, यही डोमेन में या इंडस्ट्री में लोग का एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, और ऊपर से जैसा कि मैंने ऑब्वियसली बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों ही डेफिनेटली अच्छे थे ये लोग के। अभी रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क में क्या है मालूम है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से लोग का ना थोड़ा ज़्यादा वो हो सकता है, मार्केट वालों का इफेक्ट हो सकता है। जैसे सर्वोटेक और सन गार्नर की बात करा मैंने, तो ये डेफिनेटली उधर कॉस्ट कटिंग, एक्सक्यूज मी, कॉस्ट कटिंग या प्राइसिंग वाइजिंग अगर वो लोग उधर से कुछ कम ज़्यादा कर देंगे तो ये लोग को भी थोड़ा सा उतना वो कॉम्पिटिटिव वो होगा। बट अगर देखा जाए तो ये सब इंडस्ट्री में होता है, तो मैं इसको इतना बड़ा रिस्क भी नहीं मानूंगा। अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या आता है मालूम है क्या, ये लोग को जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना, वो दो ही जगह, इंडिया और चाइना।
अभी इंडिया में तो चलो इतना ज़्यादा कुछ इतना शायद दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन ग्रोइंग इकोनॉमी है। बट चाइना में, क्योंकि इंडिया और चाइना का भी जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर का सिचुएशन चल रहा था, तो वैसे कभी सिचुएशन वापस इन फ्यूचर कभी होती है, या इंडिया और चाइना में कभी कुछ ट्रेड इश्यूज होता है, तो उसके अंदर, क्योंकि अभी जैसे आप टैरिफ वो सब का भी सिचुएशन देख रहे हो, तो अगर कल को वैसा सिचुएशन इंडिया और चाइना में होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये लोग का जो सप्लाई है ना, वो थोड़ा सा माल मटेरियल का सप्लाई के लिए इशू हो जाएगा। और उसके जैसे क्या हो जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान नहीं देना पड़ता है। अगर मान लो कि अगर मार्केट में दिक्कत है तो ये लोग को जो सामान मिल रहा है वो सामान ये लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर लोग को थोड़ा ढिले क्वालिटी का सामान भी मिल सकता है। और ऊपर से क्या है कि करेंसी फ्लक्चुएशन भी हो जाता है, क्योंकि चाइना की करेंसी अलग है, इंडिया की करेंसी अलग है, तो वो समय भी थोड़ा सा बहुत दिक्कत आ जाता है। अभी अगर आप एक बात बोलेंगे तो ये लोग के बहुत सारे जो क्लाइंट है ना, मतलब बहुत सारे जो रेवेन्यू है बहुत कम क्लाइंट से आता है। तो अगर 2-3 क्लाइंट भी ये लोग के मान लो चले गए, जैसे मान लो 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट लोग मिला के आपको 80% का रेवेन्यू देते हैं। अभी 10 में से अगर मेरे 2 क्लाइंट भी चले गए ना, तो जो मेरा 80% का रेवेन्यू 65% हो जाएगा। तो वो मेरा रेवेन्यू में अच्छा खासा डिप हो जाएगा। तो वो भी एक मुझे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अभी यहाँ पर ये लोग ऊपर से ये भी सोच रहे हैं कि ये लोग को ग्लोबल मार्केट में एंटर करना है, बट हर एक इंडस्ट्री का, सॉरी, हर एक कंट्री का एक वो लोग का एक क्या कहते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं जो ये लोग को मीट करने पड़ेंगे। और फिर ऊपर से उधर दूसरे देश में जाके उधर ऑपरेशंस वो लोग को मैनेज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है डेफिनेटली। मतलब वो तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये लोग का एक लॉन्ग टर्म बेट है। फिलहाल लोग जो आईपीओ में जो पैसा ला रहे हैं, ये तो लाइक एक्सपेंशन के हिसाब से अभी नहीं सोच रहे, बट ये लोग मतलब ये तो है कि सोच तो रहे इन फ्यूचर लोग एक्सपांड करने का। अब जब वो एक्सपांड होगा दूसरे देश में जब जाएंगे तभी का वो तभी इश्यूज आएंगे, बट ये कहीं ना कहीं एक रिस्क हो सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखोगे तो अगर आप मेरी राय मानोगे तो मैं तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। डेफिनेटली कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कम से कम 2 लॉट के हिसाब से तो मैं अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। आपको ये कंपनी कैसी लग रही है, इंडस्ट्री कैसी लग रही है, आप सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।